नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशुतोष त्यागी। इस समय हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के गांव सोहिल तगार में अरविंद शर्मा, जो कि वायुसेना में वारंट अधिकारी रहे हैं। आज उन्हीं के आवास पर हम मौजूद हैं और उनके जो पुत्र हैं, इनका नाम है डॉक्टर विवेक। तो आज हम इनसे बात करेंगे, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, और इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग इंडिया में। थैंक यू। डॉक्टर विवेक, मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपके लेफ्टिनेंट कर्नल से। आप कैसे बने और कैसे इस लाइन में आप गए? हम यहाँ से शुरू करते हैं। जी देखिए, जैसे मैं जैसे शुरू करता हूँ तो मैं एक फौजी परिवार में ही पला बड़ा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे पिताजी जो हैं एयरफोर्स में थे। जी। तो हमारे लिए जो बहुत ही रेस्पेक्टेबल लोग होते थे, उनमें से कुछ फौज के डॉक्टर होते थे, जिन्होंने कभी हमारे परिवार की भी मदद की। और हर जगह देखते थे कि यार फौजी डॉक्टर्स हर जगह लोगों की मदद करते हुए दिख रहे हैं। कहीं पे रेस्क्यू ऑप्स कर रहे हैं, उसी टाइम कारगिल वॉर हुआ, राइट। तो इन सब चीज़ों से डॉक्टर बनने की एक जो लालसा थी वो और बढ़ती गई धीरे धीरे। और जब मैं 11वीं 12वीं कक्षा तक आ गया, तब तक तो हो गया था कि डॉक्टर बनना है और फौज में ही बनना है। डॉक्टर साहब, आपको परिवार वालों की तरफ से किस तरीके का आपको सपोर्ट मिला? माता जी का, पिताजी का, किन का आपको सपोर्ट मिला इस लाइन में? देखिए, सबसे पहले तो जो माहौल होता है वो सपोर्टिव था। माहौल मतलब जहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके दोस्त का भाई वो डॉक्टर बन गया, ठीक है, आपके पड़ोस का लड़का वो इंजीनियर बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो जैसे एयरफोर्स और मतलब बाकी फौज भी, उनका माहौल बहुत अच्छा है। बच्चों के बीच में जो फौजी माहौल में पढ़ रहे हैं, उनके बीच में आपस में काफ़ी हेल्दी कंपटीशन रहता है, ठीक है। और हमसे बड़े जो बच्चे थे, जो सेम स्कूल के थे, जिन्हें हम भैया दीदी बोलते थे, जब उनको हम ये सब करते हुए देखते हैं तो वो एक बहुत ही तगड़ा इनविजिबल सपोर्ट है। और दूसरी चीज़, टीचर्स, जैसे मेरे एक श्री बुद्ध घोष रावत जी एक मेरे टीचर थे जो बायोलॉजी के थे। वो मेरे पिताजी को आके बोलते थे कि अगर इस क्लास में से कोई बच्चा डॉक्टर बन सकता है तो एक ही है, और ये बनेगा भी पक्का। तो इस चीज़ से मेरे पिताजी और माताजी का भी जो विश्वास मेरे अंदर सुदृढ़ हुआ। वैसे तो मैं ठीक ठाक ही मतलब पढ़ाई में ये कह सकते हैं कि क्लास में ऊपर के 4-5 बच्चों में ही रहता था। तो लेकिन इस मेरे टीचर के ऐसे वचन के बाद जो मेरे मम्मी पापा हैं, इनका भी मेरे अंदर विश्वास काफ़ी सुदृढ़ हुआ। और उसके बाद जब मैंने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए, उसमें डॉक्टर साहब, अगर मैं आपकी शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा आपकी कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि ये तो गांव सोहिल तगान, और सोहिल तगान गांव में, हालांकि सोहिल तगान क्या कोई भी गांव हो, हालांकि इतनी फैसिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती गांव में। तो मैं अगर शिक्षा की बात करूं तो आपकी शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? जी, मेरी शिक्षा तो एयरफोर्स का एक छोटा सा स्कूल होता है। कहाँ पर है सर ये? हाँ, बताता हूँ। ये सरसावा एयरफोर्स स्टेशन में एक एयरफोर्स का छोटा सा स्कूल है, जहाँ पे मैंने LKG UKG ये सब किया। और फिर उसके बाद अलग अलग जगहों पे केंद्रीय विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी की हर 3 साल बाद नई जगह पोस्टिंग आती है। उस टाइम आती थी, तो हर 3 साल बाद हमारा फिर केंद्रीय विद्यालय भी चेंज हो जाता था। जैसे मेरे पिताजी छबुआ आसाम में पोस्टिंग गए, तो वहाँ पे मैंने पहली क्लास से लेके तीसरी क्लास तक की। चौथी क्लास में एडमिशन जब लेना था, उस टाइम पिताजी की पोस्टिंग बीदर में आ गई, जो कि कर्नाटका में है। तो फिर चौथी से लेके 8वीं क्लास तक मेरी बीदर में हुई। फिर उसके बाद पिताजी की पोस्टिंग जैसलमेर हो गई, तो हम भी उसके बाद जैसलमेर चले गए। तो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं वो जैसलमेर से हुई। फिर उसके बाद पिताजी की पोस्टिंग आई बेलगाम, कर्नाटका। तो यहाँ पे 12वीं क्लास कंप्लीट की। और क्योंकि बेलगाम यानी कि कर्नाटका में उस टाइम पिताजी की पोस्टिंग थी, तो फिर मैंने मेडिकल कॉलेज भी कर्नाटका में लिया, घर से नज़दीकी। ठीक, यही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप 161 पिथौरागढ़ में हॉस्पिटल में हैं, 161 में। तो वहाँ पर आपको जब आप सर्जरी करते हैं तो किस तरीके से आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वहाँ पर? देखिए, एक तो वो बहुत ही रिमोट
लोकेशन है, यानी कि दूर दराज क्षेत्र है, जी उस जगह से नज़दीकी रेलवे स्टेशन पहुंचने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं आपको। तो ऐसी जगहों पे जो फौज का सर्जन है वही सब कुछ है, जी जी जान बचा भी वही सकता है, जी जी और अगर मतलब किसी पेशेंट की जान की या हाथ पैर चले जाने जी, जैसी वैसे हालत हो जाती है, है। जी जी तो ऐसे में तो हमें कई बार वहाँ से हेलीकॉप्टर वगैरह से भी पेशेंट्स को निकालना पड़ता है। तो चुनौती ऐसी जगहों पे ये रहती है कि बड़ी सर्जरीज के लिए आपके पास सपोर्ट नहीं होता। अगर आप ये भी सोचो ना कि चलो मैं ये सर्जरी करता हूँ, आपको वहाँ पे असिस्टेंट डॉक्टर भी नहीं मिलेगा आपके साथ, अच्छा, ऐसा भी होता है, वो अकेले ही करनी पड़ेगी। कोई हेल्प नहीं किसी प्रकार की नहीं मिलती। सर्जरी में कोई हेल्प नहीं, सर्जरी के बाहर बहुत सारी हेल्प हो सकती है, अच्छा अच्छा मगर पूरे जिले में सर्जन मैं एक अकेला हूँ वहाँ पे। तो और वहाँ से ऊपर वाले भी, मतलब जी पिथौरागढ़ से लेके धारचूला तक, या पिथौरागढ़ से आप मुंशियारी, आदि कैलाश, ये सब जगह जगह पे लोग घूमने जाते हैं, जी जी उन जगहों पे कोई सर्जन नहीं है। तो जो भी चोट फेट और जो सर्जिकल केसेस होते हैं वो सभी फिल्टर होके मेरे पास ही अच्छा, आते कभी हैं। ऐसा आपकी लाइफ में अब तक ऐसा हुआ कि कोई केस ऐसा आया हो कि जो आपने एकदम ऐसा देखा होगा कि भाई पता नहीं क्या होगा अब, तो मतलब काफी चुनौतीपूर्ण रहा हो वो, कि पता नहीं अब आगे क्या होगा कैसे होगा, कुछ ऐसा भी आपकी लाइफ में अब तक हुआ? देखिए, आप ऐसे बोल रहे हो, जी अगर मैं वर्णन करने लगूं, बताने लगूं कि ऐसे केसेस, तो विश्वास नहीं करोगे कि मेरे सामने ऐसे हजारों केसेस मैं बता सकता हूं जी जी कि जिसमें बिल्कुल जान जा सकती थी और उन लोगों को बचाया गया है, तो उनको आपने कि फिर किस बिल्कुल तरीके से किया? मौत के मुंह में से। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। जी मैं सागर में पोस्टेड था, मध्य प्रदेश में, जी और वहाँ पे एक धार डैम है मध्य प्रदेश में। वो धार डैम जो है 2022 में जी क्रैक हो गया था, जी तो उससे पानी लीक होने के कारण बहुत सारे गांवों के डूबने की संभावना थी। हम उस रेस्क्यू ऑप में गए थे। जब हम वापस आ रहे थे तो मैं एम्बुलेंस में ही था, जी और मेरे सामने एक एक्सीडेंट हुआ। मतलब दो बच्चे लगभग 20-21 साल के बाइक पे काफ़ी तेज जा रहे थे, और एक खड़े हुए ट्रक में उन्होंने जी टक्कर मार दी। टक्कर लगी। और जो ट्रक का जो टेल बोर्ड होता है वो सामने वाले जो बच्चा था उसके मुंह पे लगा, अच्छा और ये जो ठोडी की हड्डी है जी ये पूरी टूट के यहाँ गले में घुस गई। ओ पीछे वाले को भी काफ़ी सिर में चोटें आई, जी बट मेन ये था। अब ये हड्डी घुस जाने के कारण जी सांस का रास्ता बंद हो जाता है तुरंत, और पेशेंट वहीं के वहीं तड़प के मर जाता है। बिल्कुल दूसरा, जब मैंने सोचा मैं इनका जो सांस का रास्ता है वो क्लियर कर देता हूँ, जी तो जैसे ही मैंने, और ये सब सड़क किनारे हो रहा है, मैं कहीं हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ, हमने उठा के उनको साइड में रखा, मैंने देखा ये सांस नहीं ले पा रहा है क्योंकि ये तो हड्डी अंदर घुसी हुई है, ठीक है। जी तो ऐसे में जब मैंने सांस का रास्ता क्लियर करने के लिए 2 उंगलियां मुंह से नीचे उतारी, जी तो मैंने देखा कि ये तो अंदर भी पूरा ब्लड भरा हुआ है। मैं इसके अंदर इसका सांस का रास्ता क्लियर नहीं कर पा रहा था। जी जी पता नहीं, शायद भगवान का उस टाइम एक चमत्कार था, आशीर्वाद था, क्या था। जी जी उस बंदे ने जब सांस लेने की एक हल्की फुल्की कोशिश की तो उसके फेफड़े की तरफ से, जो सांस की नली में से 1-2 बुलबुले मुझे आते हुए दिखे अच्छा ब्लड के अंदर। जी जहाँ से वो बुलबुले निकले थे, मैंने वहीं पे उंगली रख के उंगली के ऊपर ट्यूब जो अच्छा। होती है, जो सांस लेने की जी, जो जी, ट्यूब जी, होती है, जी, जी। वो स्लाइड कर दी सीधा फेफड़े तक। हम्म, विश्वास नहीं करोगे, ये सही चली गई, जी पेशेंट को सांस आने लगी, जी एंड फिर आगे की जो कार्रवाई होती है जी जी वो नियरेस्ट अस्पताल में जाके हुई। जी बट अगर ये नहीं होती जी तो वहीं वो बंदा मेरे हाथों में ही दम तोड़ देता। जी जी ये तो डॉक्टर साहब, जैसे आप सर्जिकल स्पेशलिस्ट बने, ये भाव कहाँ से आया? एक जैसे समाज में वो डॉक्टर भी है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली? देखिए, मुझे सेवा करनी है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये सर्जन बनना जो एक चॉइस होती है, जी ये सब लोगों के लिए नहीं होती। हाँ जी कोई भी आदमी कई कई घंटे मरीज के ऊपर खड़े होकर सर्जरी कर सके, बिल्कुल और इतने अमाउंट में ब्लड वगैरह ये सब चीज़ें देख सके, ये सब नहीं कर पाते। जी जी इसके लिए जैसे जब मैं शुरू में एमबीबीएस में ही था, जी
तो उसी टाइम हमारे एक सर्जरी के एचओडी हुआ करते थे, वो बोलते थे कि डॉक्टर वो होता है जिसकी सर्जन वो होता है जिसकी नज़रें बाज की होती हैं, उंगलियां औरतों की तरह सॉफ्ट होती हैं और दिल शेर का होता है। तो और दूसरा, मैं अपने आप को जब कभी फ्यूचर में देखता था तो मैं ये नहीं देखता था कि हाँ मेरे पास लोग आते रहे, मैं दवाई देता रहूं और वो ट्रीटमेंट चलता रहे। मैं ये चाहता था कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो जहाँ पे मैं कुछ पर्टिकुलर काम कर सकूं और उसके बाद आदमी ठीक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, किसी पेशेंट को अपेंडिक्स का पेन है, राइट? मैं अंदर जाऊं, अपेंडिक्स को काटूं एंड बाहर, एंड इस सर्जिकल ट्रीटमेंट के साथ रोग ठीक हो जाता है, रोग खत्म हो जाता है। एक बार आपने घाव बंद कर दिया तो पेशेंट घर जाता है और उसके बाद आपके पास दोबारा कभी नहीं आता है। तो ये जो हमारा जो ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट जो खत्म होता है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि फाइनली मेरा पेशेंट ठीक हो गया और अब मैं इसे नहीं देखूंगा। ये बाकी जो डॉक्टर्स होते हैं उसमें नहीं होता। लेट्स सपोज कोई डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं तो वो कभी ठीक नहीं होना, बीपी शुगर के डॉक्टर हैं, हार्ट के डॉक्टर हैं, वो कभी ठीक नहीं होना। बट जो सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं उसमें इलाज फिक्स्ड है कि आप ये करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, और उसके बाद आपका पेशेंट कभी नहीं आएगा, ठीक हो चुका होगा। डॉक्टर साहब, अब ये बात तो हुई आपकी स्पेशलिस्ट की, सर्जिकल। अब हम बात करते हैं आपकी जीवन शैली की। आपको गाने वगैरह, फिल्मी अगर आप देखते होंगे, कोई शौक है, कैसे देखते हैं? क्योंकि इतना कुछ आप करते हैं, बिजी रहते होंगे, तो कैसे देखते हैं? कैसे आप अपने जीवन को एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि किस आधार तक आप ले जाना चाहेंगे? किस तरीके से करते हैं आप ये सब कवर चीज़ें? देखिए, शौक मेरे पिताजी भी बैठे हैं यहाँ पे, तो शौक मेरे इतने हैं कि मेरे लिए खुद भी गिनना मुश्किल है। क्योंकि समय नहीं लगता होगा ना इतना कुछ करने से? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट डिजाइन करने से लेके फोटोग्राफी करना, इवन सिंगिंग करना इस तरह की आवाज में, डांस में बहुत अच्छा करता हूँ। अच्छा। और भी बहुत सारी चीजें, फुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, और बहुत गिटार बजाता हूँ। अच्छा, ड्रम बजाता हूँ। अच्छा, बजा लेते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर जो हॉबीज है, अगर मैं गिनने लगूँ तो वो खत्म ही नहीं होती। अभी रिसेंटली जैसे मैं आपको दिखा भी रहा था कि मैं फोटोग्राफी स्पेशली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड नेचर फोटोग्राफी में काफ़ी अच्छी कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, अभी जो सरकार ने एक अग्निवीर भर्ती निकाली थी, उस विषय में हम बात करना चाहेंगे, एक बयान लेना चाहेंगे आपसे। अग्निवीर भर्ती को आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी स्कीम को जो गवर्नमेंट निकालती है उसको दो पहलू से देखा जा सकता है। एक, वो विद्यार्थी जो अग्निवीर के लिए अपीयर हो रहा है, और एक सरकार की ज़रूरतें। सरकार ने देखा कि हमारी आर्मी और इवन बाकी फोर्सेस भी बाकी देशों की फौज से काफ़ी बूढ़ी हैं। एवरेज एज हमारी आर्मी और एयरफोर्स और नेवी की जो है वो काफ़ी ज़्यादा है दूसरे देशों से। मतलब हमारी सेनाएं बूढ़ी सेनाएं हैं। बूढ़ी सेना जो होती है कभी भी अच्छी नहीं होती किसी भी देश के लिए। तो अब क्योंकि एक बार एक बच्चा अगर आर्मी में आ गया तो 20 साल उसको पालना ही है, तो फिर आप इसकी अपनी आर्मी की एज कम कैसे करोगे? तो एज कम आप तभी कर सकते हो जब आपके पास कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हों जो 4-5 साल बाद फौज को छोड़ के जाएं। और ये स्कीम केवल ऐसा नहीं है कि केवल जवानों के लिए, अग्निवीर के लिए ही आई है, ऑफिसर्स में भी ये स्कीम है। मैं खुद जब फौज में घुसा था तो मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन था, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर था। मतलब ये कि मैं 5 साल करके 5 साल यहाँ पे काम करके फौज को छोड़ सकता हूँ, फौज का एक्सपीरियंस लेके छोड़ सकता हूँ, फौजी ट्रेनिंग मुझे मिल चुकी होगी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जवानों में पहले नहीं थी। इसके ही इक्विवेलेंट जो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत, अग्निपथ स्कीम के तहत जो है अग्निवीर स्कीम लगाई गई। अब इसमें बच्चों को देखो, सिंपल, पहले क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि हम फौज में जाएंगे और अब 20 साल तक के लिए ज़िंदगी हो गई है फिक्स। बिल्कुल, फौज में कुछ खास काम करने की ज़रूरत नहीं है, घुटने तुड़वाने की ज़रूरत नहीं है, गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। बट इस चीज़ को अब चैलेंज करती है आपकी अग्निवीर स्कीम। आगे भी इसके बारे में जो बताऊंगा मैं आपको, वो आप थोड़ा समझने की कोशिश करना कि
अग्निवीर स्कीम उन बच्चों के लिए भी है जी जो गरीब तबके से आते हैं। जी कैसे? जी आप सोचिए कि क्या आज की तारीख में एक 21-22 साल के लड़के के पास 11-12 लाख रुपए हैं अपनी इंजीनियरिंग या अपनी प्रोफेशनल स्टडीज़ करने के लिए? बिल्कुल नहीं है। बट ये जो अग्निवीर स्कीम है, यहाँ पे आप 4 साल काम करते हो और 4 साल बाद के बाद 4 साल 18 साल में आप घुसते हो, 4 साल आप काम करते हो 22 साल तक, है ना? और उसके बाद जब आप घर जाते हो तो आपके हाथ में 12 लाख रुपए होते हैं। ये सेवा निधि और आपकी आधी पेमेंट बचा के जो जुड़ते हैं, ये 12 लाख रुपए होते हैं। इस 12 लाख का अगर कोई बच्चा सदुपयोग करता है तो वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। लेकिन युवा तो ये कहते हैं कि ये अग्निवीर भर्ती तो युवाओं के लिए खतरनाक साबित हुई, खराब है। मैंने वही उनके लिए खराब क्यों है वो? मैंने वही पॉइंट बताया ना आपको कि एक बार फौज में आ जाओ और 20 साल तक आपको कोई निकाल नहीं सकता। ये जो मेंटेलिटी पहले थी, ये जो विचार पहले थे, इस विचार को ये जो अग्निवीर जो स्कीम है, ये क्वेश्चन में डाल देती है। क्योंकि आप अगर टॉप 25 में रहोगे, ऊंचे 25 में रहोगे, तो आपको फौज में आगे रेगुलर सिपाही में कंप्लीट एंट्री होने का एंट्री मिलेगी। 25% तो मिलनी ही है। 10% को जो है बाकी जगहों में, बाकी जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं एंड PSUs हैं, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स हैं, उसमें जॉब मिलने की संभावना है। और कुछ भी नहीं मिला तो आपके पास आपके जो 12 लाख रुपए हैं, फौज की जो ट्रेनिंग है, एक डिसिप्लिन जिसकी कोई कीमत भी नहीं है, वो फौज ने आपको सिखा के घर भेज दिया है। एक बच्चे को जिसको समाज ने बड़ा किया था, उसको फौज ने एकदम तराश के वापस सोसाइटी को दे दिया है कि ये लीजिए, एक डिसिप्लिन बच्चा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बच्चे फौज की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको गुड मॉर्निंग इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने आप को कैसे विकसित करें? देखिए, फौज की आजकल जो तैयारी होती है वो मल्टी फैसेटेड तैयारी है, जिसमें आप एक तरफ अपने फिजिकल्स पे ध्यान देते हो, एक तरफ आप अपने जो एकेडमिक्स पे ध्यान देते हो। दोनों ही एग्ज़ाम होते हैं, एकेडमिक एग्ज़ाम, फिर उसके बाद फिजिकल्स, फिर उसके बाद लास्टली जो होता है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होती है। ठीक है? तो अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में पास नहीं होता तो ना वो फिजिकल में जाएगा, ना वो मेडिकल के लिए जाएगा। दूसरी चीज़, अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में पास हो जाता है, CEE जिसको बोलते हैं, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बाद वो फिजिकल्स में भी पास हो जाता है, दौड़ में भी पास होता है, तभी वो मेडिकल के लिए आएगा। राइट? और मेडिकल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम ये नहीं सोच सकते कि इसमें इक्वालिटी होगी। अच्छा, आपको अपने देश के लिए सबसे मजबूत सैनिक चाहिए। बिल्कुल। ठीक है? मान लीजिए कि बर्फ में रहने वाले लोगों के लिए फौज स्पेशल ग्लव्स बनाती है। बिल्कुल बनाती है। क्या आप उन ग्लव्स को ऐसे लोगों को पहना सकते हो जिनकी 6 उंगली है? नहीं पहना सकते, उनका फिजिकल सही नहीं। तो इस चीज में फिजिकल नहीं है, मेडिकल में फेल हो जाएंगे। हाँ, मेडिकल फेल। तो इस चीज में फौज थोड़ी सी रूथलेस है बाकी चीजों की जगह। बाकी जगहों पे हो सकता है उनको डिसेबिलिटी मिले और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन फौज में यहाँ पे आपको रोक दिया जाएगा। ठीक है? क्योंकि ये जो समस्याएं जो फौज ढूंढती है, जो कमियां आपके अंदर ढूंढती हैं, ये किसी ना किसी तरीके से इन दी एंड बच्चे को ही जो फौज में घुसा है उसी को परेशान करती हैं सबसे ज़्यादा। जैसे फ्लैट फुट, तो सभी के पैर में हल्का सा आर्च होता है, इस तरीके से पैर पड़ता है। कुछ बच्चों का पैर चपटा होता है। जिन बच्चों का पैर चपटा होता है उनके लिए फौजी जूते नहीं बने हुए होते, स्पेशल तो नहीं बनते। अब उन बच्चों को मार्च पास्ट में, और जैसे मार्चिंग होती है, ड्रिल्स होती हैं, लड़ाई के टाइम पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है, एंड इवन रेगुलर जो हमारी 5-5, 6-6 किलोमीटर की दौड़ होती है विद बैटल गियर, तो उसमें ये बच्चे कुछ नहीं कर पाते आगे। और इसीलिए इनको पहले सॉर्ट आउट करना ज़रूरी होता है। दिस इज़ आर्मी मेडिकल। मैं पहले एक्चुअली मैंने एक पोस्टिंग काटी है एज ए रिक्रूटिंग मेडिकल ऑफिसर, जब मैं अम्बाला में था, या ZRO अम्बाला में। तो
वहीं ये सब चीज़ें हमने की हैं। भर्ती के मेडिकल्स करते थे हम, एक एक दिन में लगभग 150 बच्चों का मेडिकल करते। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके आवास पर यहाँ पर आने से पहले जब हमने सूचना, क्योंकि कल ही जब आपके पिताजी से हमारी बात हुई थी, तो हमने ये संदेश पूरे ग्रुप में, अपने जो हमारे मीडिया के ग्रुप्स हैं, हमने उसमें फैला दी थी बात कि आज हम इंटरव्यू करेंगे उनके साथ में। तो कुछ बच्चों का मेरे पास ये सवाल आया कि कुछ हाइट की वजह से बच्चे रुक जाते हैं फिजिकल में, और वो फिर मेहनत करके वापस फिर जाते हैं फील्ड में। तो उनका ये सवाल था कि हम हाइट में हमें रोक लिया जाता है। हाइट की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम कितनी हाइट होनी चाहिए एक फौजी बनने के लिए? देखिए, हाइट एक्चुअली बोलते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज के लिए जी अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। जी जी ठीक है। इवन ऐसा भी है कि जो अ, जिसके पिताजी फौज में थे या एयरफोर्स में थे या नेवी में थे एंड किसी कारण से फौज की ड्यूटी करते हुए मर गए, उनको हाइट रिलैक्सेशन मिलती है, 4 सेंटीमीटर तक मिलती है। जी जी ठीक है। जो बच्चे पहाड़ी जगहों से आते हैं जी उनको भी हाइट रिलैक्सेशन मिलती है। ठीक है। ठीक है। पर मोटा मोटा अगर आप मानना चाहते हैं तो 164 सेंटीमीटर जो है हाइट होनी ही चाहिए। कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स हैं जिनके लिए 180 सेंटीमीटर मिनिमम रिक्वायरमेंट है हाइट की। जी जी ऐसे ट्रेड्स भी हैं, जी जी जैसे आर्मी पुलिस, एयरफोर्स पुलिस, इस टाइप के जो ट्रेड्स हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा हाइट की ज़रूरत होती है। कुछ रेजिमेंट्स हैं जी जिसमें जैसे बच्चे, जब हम सॉर्ट आउट करते हैं, जो बच्चे सेलेक्टेड हैं, लेट सपोज जीडी सोल्जर है ना, तो जीडी सोल्जर में जो बच्चा आया, फिर हम उनको सॉर्ट आउट करते हैं कि हाँ इसको हमें राजपुताना रेजिमेंट में भेजना है, इसको हमें सिख रेजिमेंट में भेजना है, इस तरीके से। कुछ पर्टिकुलर रेजिमेंट्स हैं जिनके अंदर भी हाइट जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बट मोटा मोटा ये है कि 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी ही चाहिए। उससे कम में फिर वही बात है ना कि जो होता नहीं है, जो हाँ सिलेक्शन नहीं हो पाता। जो मिलिट्री गियर है, लेट सपोज एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो एक 170 सेंटीमीटर के आदमी के चलाने के लिए बनी है, अगर उसको 150 सेंटीमीटर के आदमी को पकड़ा दो तो वो नहीं चला पाएगा उसको। एग्जैक्टली। सो दिस इज द रीजन आर्मी हैज हाइट स्टैंडर्ड्स एंड हाइट स्टैंडर्ड्स आर वेरी रिजिड। इफ अगर आपका सिर उस बाहर पे टच नहीं हो पा रहा, यू विल नॉट, वो हो नहीं पाएगा, फिर उस मतलब सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा और वैसे भी नहीं जा पाएगा जी। बट देखा यह जाता है कि एक्चुअली ये जो बच्चे हैं ना, ये ग्रोइंग एज में रहते हैं कि पहली भर्ती में आए, लेट सपोज उस टाइम 17 साल के थे, बाय द टाइम अगली भर्ती में आए तब तक 19 साल के हो गए, 1.5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई। तो ये होता है। तो आप अगर लोअर एज की साइड हो और आप सोचते हो कि थोड़ी आपकी हाइट बढ़ सकती है, तो ठीक है, बढ़ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अगर हम गांव की बात करें, अपने गांव की बात करते हैं, थोड़ी सी गांव सोहनी तगान की। कुछ लोगों की मंशा है कि जैसे आप डॉक्टर हैं, वो चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाना। इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा अहम बात करने वाला हूँ कि वो किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं जो आप उन्हें सलाह दे सकते हैं, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, अपने गांव के लिए आप। हाँ, देखिए, क्योंकि जो लोग डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं, इसको हम सेकंड ओपिनियन बोलते हैं। ठीक है, कि किसी डॉक्टर से वो इलाज ले रहे हैं, संतुष्ट नहीं है या बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो वो मुझे दिखा सकते हैं कभी भी। आई गेस मेरा घर सबको पता ही है कि कहाँ पे है, और अगर नहीं है तो आपके माध्यम से आप मेरा नंबर थोड़ा सर्कुलेट कर दीजिए, ताकि कोई भी कभी भी दिखा सके। क्योंकि मैं तो सरकार के पेरोल पे हूँ, तो ये सब तो निःशुल्क, मतलब फीस वगैरह मैं ऐसे कुछ लेता नहीं हूँ किसी से भी। नॉलेज इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी भी ले सकते हैं। एक मेरे साथ एक इशू है कि यहाँ पे मेरे पास कोई वर्किंग ऑपरेशन थिएटर वगैरह नहीं है। ठीक है, तो मैं परामर्श ही दे सकता हूँ, सर्जरी नहीं हो सकती यहाँ पे। बट मैं मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनका यूज़ करके एक सही डॉक्टर के पास भेज सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ। एंड ऑब्वियसली जहाँ किसी मरीज को ऐसा लगता है कि उनका ट्रीटमेंट ठीक नहीं चल रहा, तो मैं उन्हें उनके ट्रीटमेंट के बारे में समझा भी सकता हूँ। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल लूँगा, एक बहुत बेहद, ये जो आप सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, सामाजिक सेवा कर रहे हैं, ये भाव कहाँ से उत्पन्न हुआ कि मुझे समाज की सेवा करनी चाहिए, देश की, क्योंकि समाज की सेवा ही देश की सेवा है, तो ये भाव कहाँ से आया आपके मन में? देखिए, ये तो हम अब मंदिर में जाते हैं यहाँ पे,
ठीक है, विश्व का कल्याण हो जी हम बोलते हैं सभी। जी ये कल्याण कैसे होगा अगर हर आदमी केवल यही सोचता रहे कि मैं, मेरा, तो नहीं होगा। विश्व का कल्याण नहीं हो सकता कल्याण। कहीं ना कहीं आदमी को अपना जो कंफर्ट जोन है, जिसको हम सोचते हैं कि ये जगह है जहाँ पे मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, जी वो छोड़ के उससे तो बाहर निकलना पड़ेगा। जी जी आप नहीं निकलोगे तो। और ये भाव कहाँ से आता है? जी। मेरे पिताजी बैठे हैं जिन्होंने लगभग 40 साल फौज को अपनी जवानी के साल दिए हैं। जी 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 और जो जो हमारा जो इनके दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, जी वो सब पूरा का पूरा सर्कल ही ऐसा है कि हम यही सोचते हैं कि देश का हम कल्याण कैसे करें। तो आप विश्वास नहीं करोगे, जब मेरे वार्ड में कोई 100 रुपए की दवाई एक्स्ट्रा आ जाती है जो मैं एक्सपायरी से पहले नहीं ख़त्म कर सकता, जी जी तो मेरे वार्ड मास्टर को लिखित में उत्तर देना पड़ता है कि ये कैसे गलती से आ गई। जी। क्योंकि ये 100 रुपए का नुकसान भी सरकार के लिए तो हो सकता है बहुत छोटी चीज़ हो, जी। लेकिन एज अ टैक्स पेयर आप सोचो ना, कौन कौन अपने हमारी लोकेलिटी में अपना 100 रुपए का नुकसान झेलेगा। जी, जी, एंड कलेक्टिवली सरकार का नुकसान मतलब हमारा खुद का नुकसान ही है। जी जी तो ये है। ठीक है। और ये जो थिंकिंग है, जो फीलिंग है आप बता रहे हैं, ये तो यहीं से आती है कि हम एक फौजी फैमिली में पैदा हुए हैं। ठीक है जी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर विवेक, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, और इन्होंने अपने बारे में जानकारी दी और गांव के लोगों को ये संदेश इन्होंने दिया कि जो भी गांव के लोग चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाना, जहां से उनका किसी भी डॉक्टर से इलाज चल रहा है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आकर दिखा सकते हैं। और इनका ये भी कहना है कि ये परामर्श जो देंगे, जो सलाह देंगे, फ्री देंगे, नो कॉस्ट। तो आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आपने, क्योंकि आर्मी रिक्रूटमेंट वाला पार्ट भी छेड़ा, तो ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि वो किसी चीज़ के लिए अनफिट कर दिए गए हैं या हेल्प चाहते हैं, कि केवल नॉलेज अबाउट कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट हो सकता है, वो भी मुझे ठीक है मिल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने हमारे चैनल को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। जी, तो चलिए किसी और शख्सियत के साथ फिर मौजूद होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार।